तो हम फिज़िक्स का जो फर्स्ट पार्ट है स्थिर वैद्युत की, इसको डिस्कस करेंगे। तो स्थिर वैद्युत की या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब यह है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश अथवा उससे संबंधित जो भी घटनाएं हैं उनका अध्ययन करते हैं, उसको हम स्थिर वैद्युत की बोलते हैं या कहते हैं। और इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र को वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे। और इसका भी जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो हम जो डिस्कस करेंगे वो है वैद्युत आवेश या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का जो बेस है, आधार है, जो हमको सबसे पहले मालूम होना चाहिए वह है इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर वैद्युत आवेश के बारे में। तो यहाँ पे मैंने अभी सिंपल एक ये जो फ्लो चार्ट बनाया हुआ है कि मैं वैद्युत आवेश के अंतर्गत हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो अब इन सारे के सारे टॉपिक को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वैद्युत आवेश की परिभाषा क्या होती है, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक है, तो वैद्युत आवेश क्या है कि द्रव्यमान के समान ही किसी भी पदार्थ का मूलभूत गुण है। मतलब जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो मास के समान ही किसी पदार्थ का जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो है जिसके कारण वह पदार्थ वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है अथवा इनका अनुभव करता है। ठीक है, तो सिंपली जो इलेक्ट्रिक चार्ज है Q द्रव्यमान की भांति क्या किसी पदार्थ का मूलभूत गुण है। ठीक है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो कि सिंपली जो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के जो इफेक्ट हैं, वैद्युत और चुंबकीय जो प्रभाव है उनको प्रदर्शित करता है। ठीक है, या उनका अनुभव करता है। अब सिंपली और इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कि वैद्युत आवेश का संकेत या प्रतीक क्या होगा। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स का अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं या कोई भी टर्म पढ़ते हैं तो उसका हम एक संकेत या प्रतीक यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैद्युत आवेश का प्रतीक होता है वो सिंपल कैपिटल Q लिख सकते हैं या फिर स्मॉल q। तो अब अगर मैं कहीं पे भी वैद्युत आवेश लिखना होगा तो टोटल उतना लंबा सा वैद्युत आवेश या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं लिखूंगी, सिंपल कैपिटल Q या स्मॉल q लिख दूंगी। ठीक है, इसके बाद क्योंकि हम लोग का तरीका ही पढ़ने का ये है कि उसके बाद उसका मात्रक क्या होगा। ठीक है, तो वैद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। इसका भी अगर हम संकेत बनाए तो सिंपल C, कैपिटल C, कूलाम। ठीक है, ये वैद्युत आवेश का मात्रक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आता है वो है वैद्युत आवेश की विमा। तो विमा को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा 11th का कुछ टर्म डिस्कस कर लेते हैं। वहाँ पे हमने पढ़ा दो प्रकार की राशियाँ पढ़ी थी, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। ठीक है, उसी के साथ साथ मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक पढ़े थे। ठीक है, तो अगर हम मूल राशियों को हल्का सा रिवाइज करें तो ऐसी राशियाँ जो कि स्वतंत्र होती हैं, जिनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम मूल राशि बोलते हैं। तथा जो मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जो मात्रकों का यूज़ करते हैं हम उनको मूल मात्रक कहते हैं। और हमने 7 मूल राशियाँ पढ़ी थी। सबसे पहले लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ठीक है, और इसी के साथ साथ व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं कि ऐसी राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए जो स्वतंत्र नहीं होती है और जिनको व्यक्त करने के लिए हमको मूल राशियों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम व्युत्पन्न राशियाँ बोलते हैं। और जो व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए जो मात्रकों का यूज़ करते हैं उनको हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने मूल राशियाँ 7 प्रकार की मूल राशियाँ बोली तो वहाँ पर हमने कहीं पे भी आवेश का नाम तो लिया नहीं। ठीक है, तो अब हम 10th क्लास में जो हमने हल्का सा एक फॉर्मूला पढ़ा था कि वैद्युत धारा बराबर आवेश बट्टा समय, अर्थात आवेश प्रवाह की दर धारा बोलते हैं। ठीक है, तो I वैद्युत धारा है, Q आवेश है और T समय है। तो हम क्या कर रहे हैं कि वैद्युत आवेश जो व्युत्पन्न राशि है उसको मूल राशियों के पद में व्यक्त कर रहे हैं, जिससे कि हम लोग उसकी विमा या मात्रक भी लिख सकें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर से हम Q बराबर I इंटू टी, क्योंकि हमने जो 7 मूल राशियाँ पढ़ी हैं हमने उन्हीं की विमाएँ देखी हैं या उन्हीं के मात्रक देखे हैं। अब जो अन्य राशियाँ हम उनको मूल राशियों के पदों में व्यक्त करके फिर उसकी मात्रक या विमाएँ लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वैद्युत धारा का जो विमा होती है वो A होती है और समय की विमा T होती है। तो यहाँ से जो हमारी आवेश की विमा आ गई वो A इंटू टी आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आवेश की विमा निकाल लेंगे। किस तरीके से? हमने मूल राशियों की मदद ली। ठीक है, और यहीं से अगर हम मात्रक लिखें इसका तो वैद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो यहाँ से हमको जो वैद्युत आवेश का जो मात्रक मिल गया वो हो गया एम्पियर सेकेंड। तो इस तरीके से हम 1 कूलाम इक्वल टू 1 एम्पियर सेकेंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब ये जो 1 एम्पियर सेकेंड है ये वैद्युत आवेश का मूल मात्रकों के टर्म पर जो मात्रक है वो लिख दिया हमने। ठीक है, तो सिंपल हमने परिभाषा, संकेत, मात्रक और विमा डिस्कस कर ली। इसका जो नेक्स्ट टर्म आता है वो है कि वैद्युत आवेश के प्रकार।
तो सामान्यतः जो आवेश होता है वैद्युत आवेश, उसके दो प्रकार हैं, एक तो धनावेश और एक ऋणावेश। और जो ये दोनों प्रकारों को जो ये नाम दिया है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक एक वैज्ञानिक है जिन्होंने जो आवेश को धनावेश और ऋणावेश आवेश नाम दिया गया, ठीक है। और इसके बाद जो धनावेश का मतलब है, अगर कि कोई वस्तु धनावेशित हो गई है कहते हैं, तो इसका मतलब उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो इसका मतलब उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ऋणावेश का मतलब है कि उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्यों इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता ही बोल रहे हैं, हम प्रोटॉन की भी तो बात कर सकते हैं। तो इसको हम लोग अभी इलेक्ट्रॉन सिद्धांत जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर हमको पता चल जाएगा कि क्यों हम इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की अधिकता की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सिंपल आवेश के दो प्रकार हो गए, धनावेश और ऋणावेश। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो हम कहेंगे कि वस्तु धनावेशित हो गई, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई तो हम कहेंगे कि वह वस्तु ऋणावेशित हो गई, ठीक है। और बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक जो वैज्ञानिक है उन्होंने इनको दो नाम दिए थे, धनावेश और ऋणावेश। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है कि वैद्युत आवेश की प्रॉपर्टी, गुण। तो वैद्युत आवेश की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी वो है कि जो वैद्युत आवेश है वो एक अदिश राशि है, ठीक है। तो यहाँ पे अदिश राशि का मतलब क्या है, ये हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि ऐसी राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उनको हम अदिश राशि बोलते हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पे अब जब अदिश राशि की बात होगी तो हल्का सा सदिश राशियाँ भी रिवाइज कर देते हैं कि ऐसी राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है तथा जो वेक्टरों के योग नियम का पालन करते हैं उनको हम सदिश राशि बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपली जो हमारी वैद्युत आवेश है वो एक अदिश राशि है। तो इसका मतलब अगर हम कहीं पे किसी वस्तु पर आवेश की बात करेंगे तो उसको हम 2 कूलाम कह सकते हैं, ठीक है। किसी वस्तु पर 2 कूलाम आवेश है, ठीक है। तो कूलाम तो उसका मात्रक हो गया और 2 उसका परिमाण हो गया, ठीक है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसका अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि अदिश राशि ने सदिश राशि तो हमने पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा इसके साथ प्रदर्शित करनी पड़ती, ठीक है। तो क्योंकि अदिश राशि है तो सिंपल परिमाण से काम चल गया, ठीक है। किसी वस्तु को हमने Q1 आवेश दे दिया, Q2 आवेश दे दिया, तो हमने सिंपल उसका परिमाण लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आवेश की योज्यता। अब देखिए, क्योंकि हमने फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो ये पढ़ी थी कि आवेश एक अदिश राशि है, ठीक है। तो आवेश की योज्यता मतलब कि आवेश को जोड़ना, ठीक है। अब चूंकि आवेश अदिश राशि है तो अब अगर हमने किसी वस्तु को Q1 आवेश दे दिया, Q2 आवेश और Q3 आवेश दे दिया, तो उस वस्तु में जो कुल आवेश होगा वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो गया, ठीक है। अर्थात आवेश के अदिश राशि होने के कारण हम सिंपली जितना भी उसमें आवेश होगा उसको बीजगणितीय तरीके से जोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने सिंपल जोड़ दिया। अगर ये सदिश राशि होती तो हमको इसको त्रिभुज विधि से या बहुभुज विधि से या फिर समांतर चतुर्भुज विधि का यूज करके जोड़ना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे सिंपल अदिश राशि तो इसका हमने सिंपल बीजगणितीय योग कर लिया, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, आवेश अपरिवर्तनीय रहता है, ठीक है। अर्थात आवेश को अगर हम किसी भी निर्देश तंत्र पर आवेश की गणना करें तो हमेशा सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। अपरिवर्तनीय का मतलब है कि आवेश निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आवेश का संरक्षण। तो इसका मतलब है कि जिस तरीके से हमने ऊर्जा का संरक्षण पढ़ते थे उसी प्रकार से आवेश का संरक्षण है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो सकता है, ठीक है। और अगर कहें कि जो सिस्टम है या कोई वस्तु है उसका कुल आवेश क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा, ठीक है। तो जैसे एक उदाहरण भी लेते हैं यहाँ पे कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन की बात करें, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को हम इस तरीके से दिखाते हैं जिसपे क्या ऋणावेश होता है, और पॉजिट्रॉन को हम इस तरीके से दिखाते हैं जिसपे धनावेश, ठीक है। ये दोनों बिल्कुल सेम होते हैं, बस इनमें आवेशों का अंतर होता है। इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है, नेगेटिव चार्ज, और इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो अगर हम इसका देखें तो जो नेट चार्ज होगा, जितना इसमें नेगेटिव चार्ज होगा उतना इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो जो टोटल चार्ज होगा वो 0 होगा, ठीक है। और अगर हम इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को एक दूसरे के अत्यंत समीप लाते हैं और इन दोनों का संयोग करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे का विनाश कर देते हैं और ऊर्जा मुक्त करते हैं, ठीक है। मतलब 2 गामा फोटोन मुक्त करते हैं, ठीक है। तो देखिए, स्टार्टिंग में भी आवेश कितना है, 0 है, और जब हम इन दोनों को एक दूसरे के समीप लाए तो एक दूसरे का विनाश कर दिया तो तब भी आवेश क्या है, 0 है, ठीक है। अर्थात आवेश हमेशा कांस्टेंट ही रहा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखिए कि प्रकृति ने हमको एक मूल आवेश दिया है जिसको हम सिंपल ई कहते हैं, ठीक है।
प्रकृति ने हमको एक मूल आवेश दिया जिसको हम सिंपली ई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और जिसका मान होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश जितना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो अब अगर किसी भी वस्तु पर आवेश की बात करेंगे तो वो ई का क्या होगा, पूर्ण गुणज होगा। अर्थात किसी वस्तु पर आवेश सपोज क्यू है तो वो ई का पूर्ण गुणज, मतलब कि ई को मैं किसी पूर्णांक संख्या से मल्टीप्लाई कर दूंगी n इंटू ई, जहाँ पे n क्या है, कोई पूर्ण संख्या। ठीक है, और यहाँ पे मैं प्लस माइनस इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि आवेश धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। यहाँ पे हमने पढ़ा ये 2 प्रकार के आवेश होते हैं, इसलिए हम प्लस या माइनस लगा देंगे। ठीक है, और जहाँ पे n इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब देखिए आवेश क्या, किसी भी वस्तु पर जो आवेश है वो ई का पूर्ण गुणज होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि उस वस्तु पर आवेश +-1 ही हो सकता है, +-2 ही हो सकता है, +-3 ही हो सकता है, ऐसे ही चल सकता है, या फिर ठीक है ऐसा हो सकता है। लेकिन Q इक्वल टू +-1/2E बिल्कुल नहीं हो सकता है, Q इक्वल टू +-0.5E बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो पूर्ण गुणज का मतलब है कि इसी फॉर्म में, पूर्ण संख्या के फॉर्म में ही होगा उस वस्तु पे आवेश। ठीक है, तो ये सिंपल आवेश का क्वांटीकरण था। इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हुए हैं इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। तो देखिए इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, या फिर इसको हम बोलते हैं आवेश वाहकों की परिकल्पना का आधुनिक रूप। ठीक है, जैसे हमने अभी जब आवेश के प्रकार डिस्कस किया था, धनावेश या ऋणावेश, तो हमने यह कहा था कि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होना मतलब कि वस्तु धनावेशित हो गई, और किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होना मतलब कि वस्तु ऋणावेशित हो गई। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ही बात क्यों कर रहे हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चूँकि आप लोगों ने 10th क्लास में हल्का सा पढ़ा होगा कि कोई भी जो पदार्थ है, प्रत्येक पदार्थ क्या है, परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक है, परमाणु मतलब एटॉम से मिलकर बना होता है। ठीक है, और परमाणु का अब स्ट्रक्चर या उसकी जो संरचना होती है वो भी आपने देखी होगी कि परमाणु में क्या होता है, एक धनावेशित नाभिक होता है। ठीक है, धनावेशित क्यों होता है इसका, क्योंकि उसमें धनावेशित प्रोटॉन और उदासीन न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन की प्रेजेंस, उपस्थिति के कारण ही जो नाभिक होता है वो धनावेशित होता है। ठीक है, और इसके चारों ओर डिफरेंट कक्षाओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। देखिए जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस तरीके से इसकी बाहरी ये डिफरेंट कक्षाएं जहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अगर देखिए, तो जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन, जो नाभिक के अंदर हम कह रहे हैं, और जो परमाणु में जो जितने प्रोटॉन होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, उतने ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, मतलब जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है। तभी जो परमाणु होता है वो वैद्युत उदासीन होता है, मतलब उसमें कुल जो चार्ज होता है, उदासीन का मतलब कि उसमें नेट चार्ज शून्य होता है। ठीक है, लेकिन अगर इससे किसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन निकल जाएं या इसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाएं, ठीक है, तो ये जो परमाणु है आवेशित हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए कि अब देखते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने प्रकृति में 4 प्रकार के मूल बल पढ़े थे। ठीक है, एक प्रबल नाभिकीय बल, उसके बाद ठीक है प्रबल नाभिकीय बल पढ़ा था, फिर हमने वैद्युत चुंबकीय बल पढ़ा था, उसके बाद हमने दुर्बल नाभिकीय बल पढ़ा था, और उसके बाद हमने गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा था। ठीक है, 4 प्रकार के बल पढ़े थे, और उसमें भी जो नाभिक के अंतर्गत प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन के बीच लगने वाला, या फिर न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाला, या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो बल कार्य करता है वो है प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है, तो अर्थात सबसे स्ट्रॉन्ग बल इनको आपस में बांधे हुए है। ठीक है, और इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हालांकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में भी वह वैद्युत आकर्षण बल लग रहा है, लेकिन किसी जो नाभिक के चारों जो डिफरेंट कक्षाएं हैं वहाँ पर से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है। ठीक है, मतलब कि हम इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी भी एनर्जी मिल गई एक्स्ट्रा, तो वो इन कक्षाओं को छोड़कर मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से निकल जाए, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, तो हम कहेंगे कि वो परमाणु या वह वस्तु क्या है, धनावेशित हो गई है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज हो गई है। और अगर कहीं से उस वस्तु पर, उस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए, मतलब कि बाहर से कहीं इलेक्ट्रॉन आ जाए,
ठीक है। तो हम कहेंगे कि वह वस्तु क्या नेगेटिवली चार्ज हो गई, मतलब ऋणावेशित हो गई। ठीक है। तो सिंपल इलेक्ट्रॉन सिद्धांत हमको ये बताता है कि कोई भी पदार्थ क्या परमाणु से मिलकर बना हुआ है, और परमाणु में क्या है कि बीच में नाभिक होता है जिसमें कि धनावेशित प्रोटॉन और उदासीन न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके चारों डिफरेंट डिफरेंट कक्षाओं पे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है। और हम जानते हैं कि जो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होती है, अर्थात जो परमाणु होता है वो वैद्युत उदासीन होता है। ठीक है। और इसके साथ साथ ही हम ये जानते हैं कि अगर किसी परमाणु से कोई इलेक्ट्रॉन निकल गए, अर्थात इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो धनावेशित हो जाएगा। और अगर उसको कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल गए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, अर्थात वह परमाणु या वह नाभिक या फिर सॉरी वह पदार्थ क्या है, ऋणावेशित हो जाएगा। ठीक है। और इसके साथ साथ ये याद रखिएगा कि किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी है, प्रोटॉन नहीं, क्योंकि नाभिक में इतना प्रबल सबसे स्ट्रांग फोर्स काम कर रहा है, तो उस स्ट्रांग फोर्स के प्रभाव से प्रोटॉन को निकालना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है। तो ये सिंपल इलेक्ट्रॉन सिद्धांत था। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पदार्थ को आवेशित करने की विधियाँ पढ़ेंगे, जो कि 3 विधियाँ हैं, घर्षण द्वारा, चालन द्वारा और प्रेरण द्वारा। ठीक है। तो थैंक यू।